हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जन्मजात और अर्जित के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने के स्थानांतरण में आप लोग पढ़े होंगे कि सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है और शून्य भी स्थानांतरण होता है। तो ये सभी आपके सीखने के स्थानांतरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हैं। निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज कर रहे हैं वह राइट होंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास ने। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने के नियम दिए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो सीखने का नियम है वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखना है आपको दिया गया है। तो जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का जो परिणाम है उसको सीखना कहा जाता है। यह भी सही है। व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होते हैं वह भी आपका सीखना कहलाता है। यह भी सही है। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। यह आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है सब आपका सीखना ही है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसको अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि दिया गया बी वाले में। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे दिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रास के द्वारा दिया गया है। रास के द्वारा दिया गया। डी वाला राइट आंसर है। रास ने कहा था कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा ऐसा कथन है जो आपका सर्वोत्तम है? चार यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे डी वाले में दिया गया है कि जो प्रत्येक बच्चा है वह विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया है कि जो प्रत्येक बच्चे होते हैं वह विशिष्ट होते हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान है और इसका केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है तो बालक होगा क्योंकि बाल मनोविज्ञान है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अच्छी स्मृति क्या होगा? शीघ्र पुनः स्मरण। आप बहुत जल्द फिर से कोई भी चीज़ याद कर ले रहे हैं तो वह आपकी अच्छी स्मृति होगा। शीघ्र पहचान, बहुत जल्द आप पहचान कर ले रहे हैं, यह भी अच्छी स्मृति है। अच्छी धारणा, यह भी अच्छी स्मृति है। तो ये सब अच्छी स्मृति की ही विशेषता हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज करेंगे राइट होंगे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आपका कि उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल है वही आपका संवेग हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कौशल सीखने को पहली अवस्था है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होगा अनुकरण हो जाएगा। अनुकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अनुकरण होगा। तो डी वाला राइट आंसर है। मानसिक आयु के प्रत्यय का यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
बिने साइमन ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि यूपी टेट में पूछा ही पूछा जाएगा, बहुत रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। शैशवावस्था की बात किया गया है तो शैशवावस्था में मांडेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, ये सब आपकी प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर ए सभी होगा, ये सब आपकी उत्तम शिक्षण विधि है, तो डी वाला राइट आंसर है। बाल विकास में, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाल विकास में दिया गया प्रक्रिया पर बल है, तो पहला तो आपका यहाँ पे सही है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, यह भी सही है बाल विकास में। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी वाला, उपर्युक्त सभी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाल विकास के बारे में पूछा जा रहा है, उसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। बाल विकास में क्या होता है, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन्हीं का तो अध्ययन होता है, तो यह तो सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यह भी सही है। वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी, इसका भी तो अध्ययन होता है बाल विकास में, तो यह भी होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी छात्र इसमें डी को चूज कर रहे हैं वह राइट होंगे। अगला है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह जो सिद्धांत है किसका है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है सिद्धांत है वह किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से विशिष्ट बुद्धि का, जो बिने साइमन परीक्षण है उसके बाद उससे यहाँ पे जो विशिष्ट बुद्धि होती है उसका मापन किया जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास दिया गया। संवेगात्मक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, मानसिक योग्यता प्रभावित करेगी, थकान भी प्रभावित करेगा, ये सभी होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हल्लाक का कथन है, हल्का का हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में जो परिमार्जन होता है वही सीखना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है वाणी दोष नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए अगर ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि अगर अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है तो वह वाणी दोष होगा। धीमी या तेज गति से बोलना, अगर आप बहुत धीमे बोल रहे हैं या बहुत तेज बोल रहे हैं तो यह तो कोई आपका वाणी दोष है नहीं, तो यहाँ पे दिया गया नहीं, तो यही आपका राइट आंसर होगा बी वाला। वाणी दोष क्या होगा, अगर आप अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं या हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, हकलाना और जो तुतलाना है वह यह भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, तीव्र तो बोल रहे हैं लेकिन अस्पष्ट आपकी वाणी है, तो वह भी वाणी दोष है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। धीमी या तेज गति से जो बोलना होता है यह कोई वाणी दोष नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वह कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया जो मूल्यों का वर्गीकरण है उसमें आध्यात्मिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, लेकिन एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, किसी भी तरीके से धन का अर्जन कर लेना, यह आपका मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो आत्म
केंद्रित व्यक्ति होते हैं वह बहिर्मुखी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बोलेंगे, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उसके अभिभावक से जाकर के शिकायत कर देंगे। यह तो आपका सही यहाँ पे तरीका नहीं है, समाधान तो यह कोई है नहीं, क्योंकि बच्चा हमेशा चिंतित और कुंठित रह रहा है। मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, टीचर हैं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यह सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे चौथा दिया गया है, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, 3 आपके भाषा विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन सी वाला नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद हिंदी के प्रश्न है, और हिंदी में सबसे पहला प्रश्न है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है वह संकर शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत, और यहाँ पर देखेंगे सुत को बनाना है स्त्रीवाचक, तो आ प्रत्यय लगा देंगे, सुता हो जाएगा। सुता क्या है, स्त्रीवाचक हो जाएगा, तो इसमें आ प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रिय होना। यहाँ पर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया नाक का बाल होना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व का पर्यायवाची होता क्या है? घोड़ा तो आप जानते होंगे, है भी जानते होंगे, घोटक भी जानते होंगे, तो यहाँ पे कटक नहीं होगा, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, या अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यह यावर होगा, सी वाला राइट आंसर है। बुंदेले हरपोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि समास का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संक्षेप हो जाएगा। समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप होता है, समास का जो विलोम होता है वह व्यास होता है। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, यही काव्य शिक्षण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उससे क्या होता है, काव्य से क्या होता है, रस की अनुभूति मिलती है, आनंद की अनुभूति मिलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही काव्य शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता फल खाती है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
इसमें देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वाहनारूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इसमें अधिकरण कारक होगा। अगला है, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है। सब लोगों को पता है कि जो श्रृंगार रस है उसी को रसराज कहा जाता है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ए वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। श्रृंगार रस का आपसे अस्थाई भाव पूछा जा सकता है, रति होता है। वीर रस का जो अस्थाई भाव है उत्साह होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और करुण रस है, करुण रस का शोक होता है, याद रखेंगे। हास्य रस का हास होता है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा आपका रीतिकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद जो शुद्ध लिखा गया हो, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और सी दोनों में शुद्ध लिखा गया है, तो यहाँ पर ए या सी में से कोई एक को ट्रिक कर देंगे, दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, को का प्रयोग होता है, तो वही दिया गया है, तो ए वाला राइट आंसर है। करण में क्या होता है, से का प्रयोग होता है, लेकिन से का प्रयोग के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है, और अपादान में भी से का ही प्रयोग होता है, लेकिन उसमें अलग होने के अर्थ के लिए लिया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और संप्रदान है, इसमें के लिए का यूज होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो सब लोग जानते हैं बिहारी का क्या फेमस है, बिहारी का फेमस है दोहा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है। यह आपकी प्राइमरी लेवल की स्टडी गाइड बुक है, और इसमें आपको 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 साल पेपर मिलेगा, 7 साल का विश्लेषण चार्ट मिलेगा। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। इस बुक में सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का नवीनतम पाठ्यक्रम मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे विश्लेषण चार्ट आपको मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे विषय सूची मिलेगी, विषय सूची में देखेंगे यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, और उसके बाद देखेंगे सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिए गए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे बाल विकास है, हिंदी है, उसके बाद देखेंगे इंग्लिश है, गणित है, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। उसके बाद यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद देखेंगे आप लोगों को आंसर शीट मिल जाएगी, आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, और सभी सब्जेक्ट इसमें आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। और जो चच्चू पब्लिकेशन की यूपी टेट एग्जाम की बुक है, इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उन लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम की स्टडी गाइड बुक आती है, इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट वाइज बुक हैं, और इनको लेकर के अपनी जो तैयारी है उसको आप लोग और भी अच्छी कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर पाए। कि पुनर्जन्म शब्द का सही संदेह विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः जन्म। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक आपका हो जाएगा करुण का हो जाएगा। अभी आपको जस्ट बताया गया है तो वही दिया गया है। बाकी यहाँ पे वीर का उत्साह होता है, यह आप लोग जानते ही हैं, और हास्य का यहाँ पे हो जाएगा हास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज में किए थे, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। दुआ में आप लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो पहला चरण होता है उसमें देखेंगे 13 मात्रा है, उसके बाद दूसरा जो चरण होता है उसमें 11 रहती है, उसके बाद फिर से तीसरे वाले में 13, फिर उसके बाद वाले में 11 है। तो यही दिया गया है कि इसमें एक जो पंक्ति होता है उसमें कितना रहता है, उसमें आपका 24 मात्रा रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे एक पॉइंट याद रखेंगे कि दोहा जो होता है वह सोरठा का उल्टा होता है, इसको आप याद रख लेंगे। दोहा सोरठा का उल्टा होता है, इसको याद रखेंगे। और इसमें देखेंगे यहाँ पे जो पहला चरण होता है उसमें 11 मात्रा, दूसरे में 13 है, फिर से उसके बाद तीसरे वाले में 11, चौथे में 13, यह याद रखेंगे आप लोग। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए यहाँ पे एक शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अभी आपको जस्ट बताया गया है कि जहाँ पर से का प्रयोग हो और अलग होने के लिए हो जाए वहाँ पे अपादान कारक, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पापी में कौन सा विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और पापी शब्द में गुणवाचक विशेषण है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। बीजक किसकी रचना है, तो जो बीजक है वह यहाँ पर हो जाएगा कबीर की रचना है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।